जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? क्लासिक कार्स लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड अ नीड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत पड़ी है। कॉन्सिक्वेंटली इसने एक लीज में एंटर हुआ है। CCL एंटर्ड इनटू द लीज एग्रीमेंट विद ABC फॉर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 10 ईयर्स का। कमेंसमेंट ऑफ लीज इज कम अप्रैल 22। एक होता है इंसेप्शन, इंसेप्शन कुछ और होता है, होता है एग्रीमेंट वगैरह और उसमें से अर्लियर। कमेंसमेंट होता है इस दिन एसेट आपको दे दिया उसने। रिवाइज कीजिएगा पहला सफ़ा किताब का, अगर आपके पास है घर में देखिएगा, फट गया होता है वैसे तो आमतौर पे किताबों में। तो पहले सफ़े में देखिएगा कमेंसमेंट का मतलब ये होता है जिस दिन उसने एसेट आपको अवेलेबल कर दिया है, तो इस दिन से ROULL की एंट्रीज होनी है। यकम अप्रैल व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 14.5। ऑब्वियसली लेसी के सवालों में फेयर वैल्यू इग्नोर की जाती है। ऑन यकम अप्रैल 2022 ABC पेड एन अमाउंट ऑफ 20,000 टू क्लासिक कार्स एज एन इंसेंटिव एंड CCL पेड अ डिपॉजिट ऑफ इंसेंटिव। मैंने बताया था कोई ऐसी चीज नहीं है, इंसेंटिव का मतलब फायदा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि फायदा किस मद में दिया। इसने उसको कहा भाई तू मुझे मेरे से एसेट लीज पे ले रहा है, मैं ऐसे एसेट नहीं लीज पे देता होता, तूने इतनी जल्दी मांगा है मैंने फौरन दे दिया है। लेसर ने कहा मुझे 1,07,000 जो है वो रुपया दे। जब ये 1,07,000 लाया तो लेसर ने कहा चल यार तू तो बड़ा जबरदस्त निकला, ये 20,000 वापस पकड़ ले। इसको डाउन पेमेंट आप कह दीजिएगा बेशक। डाउन पेमेंट एक मैंने बताया था पेमेंट बिफोर लीज टर्म का स्टार्ट होने से पहले, उसको मैंने कहा था डायरेक्ट ROU में डाल दें, ROU डेबिट कैश क्रेडिट। इसको भी डाल सकते हैं डायरेक्ट ROU में, ROU डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन बेहतर है इसको डाउन पेमेंट समझ लें क्योंकि ये डेट और ये डेट आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो इसको डाउन पेमेंट समझ लें। तो डाउन पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इज 107 माइनस 20, दैट इज डाउन पेमेंट। एक्सटर्नल लीगल एडवाइजर ने यकम अप्रैल को पैसे मांगे हैं 15,000, लेकिन हमने दिए हैं 30 अप्रैल को। तो इसमें बेहतर था कि IDC को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएं, ROU डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर जब पेएबल पे हो तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ROU में तो शुक्र रहती है यकम अप्रैल को ही चला गया। CCL has to return the plant at the end of lease term at its original condition. On यकम अप्रैल 2022 क्लासिक कार्स एस्टिमेटेड एट कॉस्ट रिलेटिंग टू रिस्टोरेशन। ये तो अब आप लोगों ने IS 37 पढ़ लिया हुआ है। ROU डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करनी है और फिर ऑनवर्ड्स आगे चलाते रहना है, ये इसको देख लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा टेक्निकल था, मंथ्स बेस पे एलोकेशन करनी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट दिसंबर है मेरे ख्याल से और 2 सालों की बैलेंस शीट है। CCL has to, अच्छा लीज रेंटल्स आर 1293, 1293 उठाना था, 408 इग्नोर करना था। 1293 कितने लोग 408 के चक्कर में पड़ गए थे पेपर में, तो बहुत टाइम लगा होगा फिर। लीज रेंटल्स आर 1293, 408 इग्नोर करना था, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल हो रहा था ना। लीज रेंटल्स आर 1293 फॉर फर्स्ट 5 years in advance and 1,000 fixed annual rental for next 5 years. The plant has an estimated remaining useful life of 15 years. लेसी के केस में यूजफुल लाइफ क्या करनी, CCL एंड BBC एग्रीड एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज ऑन अ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ये एग्रीमेंट वाली है, लेकिन घर जाके ये सोचेगा, CCL ने सोचा घर जाके कि एसेट की फेयर वैल्यू ये होगी। लेसर का सवाल नहीं है, लेसर की सोच छोड़ें। लेसी ने सोचा घर जाके इसकी वैल्यू होगी 92 लाख, तो अब 10 लाख वादा कराया, 92 लाख वाली चीज वापस लेके जाएगा, तो बताएं कितने पैसे, 8 लाख। 8 लाख रुपए GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड आपने फॉर्मूले में भी लेनी होती है, डेप्सियन में भी माइनस करनी होती है। वो शायद टेस्ट में का जो सवाल था टेस्ट 6 या जो भी था उसमें शायद हमने माइनस नहीं की भी। बहरहाल GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड आप फॉर्मूले में फिलहाल लें फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, अब हम जाके खोलेंगे घर में लीज की समरी ताकि कोई भी फिगर हमारी मिस ना हो। लीज की समरी में लिखा हुआ है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स
प्लस GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। और दो चीजों को आज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो इसको तो मैं छोड़ दूंगा, दो चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे, इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। इन दो चीजों को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे और बाकी सारी चीजों को LP में लेके जाएंगे। 107 माइनस 20, 107 माइनस 20, 107 माइनस 20, ये 107 माइनस 20। उसके बाद एडवांस का सवाल था, तो पहला वाला 1293। अब बेहतर है कि पहले ये बना लेते आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा टफ सवाल था, ये बना लेना बेहतर था। तो 1 अप्रैल 22 को एडवांस भी है, डाउन पेमेंट भी है, तो 1380 ये बन गया। इसके बाद सवाल एडवांस का है, 5 किस्तें एडवांस की, 1 2 3 4 5। अब सवाल ने एक ट्विस्ट दिखाया, एकदम सवाल बन गया एरियर का। खुदा के लिए कभी 2 साल का गैप ना डाल दीजिएगा, फिर मजबूरी में डेट एक लिखिएगा जरूर बीच में, क्योंकि अगर पूरा सवाल होता तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना था, यहां 2 साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना कभी जिंदगी में। अगर यहां साल का गैप है ना, तो कभी भी 2 साल का गैप ना डालिएगा। अगर 6-6 महीने का गैप है तो कभी भी साल का गैप ना डालिएगा। इस पूरे को एक पैटर्न पे रखना होता है। हुआ क्या, पहली 5 पेमेंट एडवांस, तो 5वें साल की पेमेंट शुरू में हो गई और छठे की एरियर में, तो 2 साल का गैप आ गया। तसल्ली से सोचें, 5 साल जहन में लाएं, 5 साल पहले 5 साल की पेमेंट एडवांस में, तो 5वें की पेमेंट एडवांस में हो गई और छठे की एरियर में, तो 5वें का एंड कहां गया फिर, वो 31 मार्च 27 है। ये कितने लोगों ने वैसे ही लिखा था समझने के लिए, कितने लोगों ने 2 साल का गैप डाल दिया था। 2 साल का गैप डालने पे होना कुछ भी नहीं था, आपसे पेपर में गलती नहीं होगी, लेकिन अगर पूरा शेड्यूल बनाना होता तो फिर 1 साल का इंटरेस्ट नहीं होता, 2 साल का इंटरेस्ट आता, वो फिर पता नहीं क्या होता, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या होता। जी माय डियर, ओके, नहीं इसको इधर लिखा करें, क्योंकि अगर पूरा शेड्यूल बनेगा तो ये इंटरेस्ट निकलेगा 1 साल का, फिंगर थंब अप्रोच से। समझ आ गई? ये गैप आया क्यों है, मैं बार बार बता रहा हूं, 5वें साल का पहला दिन और छठे साल का आखिरी दिन, इस वजह 2 साल का गैप आ गया सवाल में। अच्छा, उसके बाद फिर ये गैप डाल के 31 मार्च 28 2 3 4 ये 5 पेमेंट्स हो गई, लेकिन ये आखिरी किराया है और ये GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। अब डिस्काउंटिंग में बहुत से लोग इस सवाल में गलत डिस्काउंटिंग करके आते हैं, पता नहीं क्यों, अब आई डोंट नो व्हाई। ये तो यहीं पे खड़ा हुआ है, इसकी टेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी यहीं पे खड़ा हुआ है। इन सबको एक पीरियड पीछे, मैंने कहा था इसकी आपकी मर्जी होती है, इन सबको बेहतर है एक पीरियड पीछे ले आए, यहां उठाएं और इन सबको उठा के ले आए यहां पे, तो ये तो उसी दिन आ गया जिस दिन मुझे चाहिए था, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। डन। तो 1293 को 1 2 3 4 4 दफा उठा के 4 जो है आपने पीछे ले आना था, तो ये देख लें रेज़ टू पावर -4। ये जब आने थे ना, ये फिर एनओटी का फॉर्मूला लगा के एक पीरियड पीछे आने थे। जब ये एक पीरियड पीछे आने थे तो अब ऊपर से गिनना शुरू करें, 31 मार्च 23, नहीं ये कम अप्रैल ना गिना करें, बस मतलब ये कि अब ये आ गया ना, तो इसके दरमियान दिन गिनने होते हैं, 1 अप्रैल 22 31 मार्च सहित। इस तरह आप सोचा करें, अब फिंगर थंब अप्रोच नहीं, अब इस तरह सोचा करें, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 31 मार्च 27। ये वाला रेज़ टू पावर -5 मेजॉरिटी बच्चों का गलत होता है, ये वो जो गोद में लेके पीछे लाने वाला होता है। ये कितने लोगों का सही था, रेज़ टू पावर -5, कितने लोगों का गलत हो गया था ये? ओके डन। मैनुअली भी डिस्काउंट कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े डाटे को मैनुअली कहां डिस्काउंट करते फिरेंगे। इसकी एंट्री अब बन गई ROU डेबिट LL क्रेडिट, और 2 एंट्रीज अभी रह गई हैं, एक ROU डेबिट पेएबल क्रेडिट IDC की, और एक एंट्री जो है वो रह गई है ROU डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। लेकिन इन तीनों को जमा करके वर्किंग 3 में एसेट की कॉस्ट निकालनी थी, इन तीनों को जमा करके एसेट की कॉस्ट निकालनी थी, PV जमा IDC जमा PV ऑफ डिसमेंटलिंग।
यहां से निकल आनी थी एसेट की कॉस्ट, और इस एसेट की कॉस्ट को पहले साल डेप्रिशिएट करना था 9 मंथ्स पे और अगले साल डेप्रिशिएट करना था 1 ईयर और 9 मंथ्स पे। और बेहतर है, इसमें किताबों में कोई वाज़े लिखा नहीं हुआ, जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड माइनस कर दिया करें लेसी के सवाल में व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नहीं, एक्सपेक्टेड टू बी पेड होती है, सवाल लाके दिखाना। ओके, एबीसी की आईडीसी इग्नोर करें, ये तो लेसर की आईडीसी है। सवाल किसका चल रहा है? लेसी का। अगर ये इससे कुछ मांग लेता मुझे दे दो, वो फिर और बात होती। और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, लेसर इंप्लिसिट रेट इज नॉट नोन टू लेसी, तो फिर ये 10.5 ही यूज करना था। अच्छा, अब छोटा सा ना एक चैलेंज आना था P&L बैलेंस शीट बनाते हुए। P&L में क्या क्या जाता है? P&L में चला जाना था इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन, 9 महीने की, 9 महीने की, अगले साल फिर साल की। वो फिर चैलेंजिंग था क्योंकि 3/12 वो सारे चक्कर थे। और बैलेंस शीट में जाता है ROU और लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल, बैलेंस शीट में ये चला जाना था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग है, इसमें एसेट का कॉलम ना डाला करें, इस टॉपिक में एसेट का कॉलम ना डाला करें, खाली प्रोविजन वाला कॉलम सही है। क्या ख्याल है? खाली प्रोविजन वाला कॉलम भी चल जाएगा, एसेट का कॉलम डालने की जरूरत नहीं। 2 ही कॉलम होते थे ना, एसेट और प्रोविजन, कॉस्ट मॉडल में। तो एसेट का कॉलम छोड़े पड़े, एसेट का कॉलम छोड़े पड़े। 930 को 10 साल पीछे लाए तो जवाब आ गया 343। इसकी एंट्री होगी ROU डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, पीपी डेबिट की बजाय। अब इन सवालों में मेरा मशवरा है कि वो वाला काम ना किया करें, क्योंकि जंपे मारने नहीं होती। लीज में सादा काम चलाया करें। 343 इंटू 10.5%, 36, और फिर कैरिड ऑन आ गया 379, फिर इसके ऊपर लगा दिया 10.5%। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कैलकुलेशन लीज के ईयर एंड के एतबार से चलेगी, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से नहीं। वही चैलेंज जो कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में है। ये देखें, मैंने जानबूझ के यहां डेट 31 मार्च 23 की डाली है। वाई? क्योंकि मैं इंटरेस्ट साल का निकालूंगा, एंट्रीज में जाके 9/12 करते होते थे हम। कितने लोगों ने 31/12/23 के ऊपर ब्रेक, 31/12/22 पे ब्रेक लगा दी थी। 31/12/22 पे ब्रेक नहीं लगानी थी, वो फिर 9 महीने का इंटरेस्ट निकले, उसका फिर कैरी डाउन निकल के आगे पता नहीं कंपाउंड फौरन हो जाना था 9 महीने बाद। इसमें मेरा मशवरा सुन लें आज के बाद कि जिस तरह अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चल रहा होता है उसी तरह इसको चलाया करें। मुझे बताएं, मैंने प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग रिकॉर्ड कब की? 1 अप्रैल। मेरा साल जब मर्जी खत्म हो, ये ना देखिएगा पेपर में। मुझे बताएं, इसका साल कब खत्म होगा? बोले 31 मार्च 23। अब जरा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाएं, मुझे आप 2 एंट्रीज करवाएं अब हमारे साल की। ROU डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 343। अब एंट्रीज करते हुए लीज में हम इस तरह करते होते थे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 36। फिंगर थंब अप्रोच, फिंगर थंब अप्रोच कितने अरसे का है? हमारे साल के 9 और अगले साल के 3, क्योंकि ये तो पूरे साल का रेट लगा दिया मैंने। इसको डिवाइड करें 12 से और मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 27। अब आपने बैलेंस, जी मैं सवाल लेता हूं, अब आपने बैलेंस शीट में क्या लेके जाना था? बैलेंस शीट में लेके जाना था 343 प्लस 27, और P&L में आपने लेके जाना था 27। ये हो गया पहले साल का। अगले साल का एंट्रीज करके मैं नहीं बता रहा, अगले साल का क्या करना था? अगले साल का आप लोगों ने इससे निकाल लेना था 3/12, और इसमें फिर 24 को भी क्रॉस, 23 को क्रॉस कर गए, 24 पे निकल गया, और इसमें से निकाल लेना था 9/12। और अगर बैलेंस शीट बनानी थी तो थोड़ी सी अकल लगा लेनी थी, इसमें 9/12 ऐड कर देते तो प्रोविजन का कैरी डाउन आ जाना था। क्योंकि ये प्रोविजन का कैरी डाउन हमारे साल के एंड का या 24 का है? भाई इंटरेस्ट P&L में कितना लेके जाने, बैलेंस शीट में प्रोविजन का लेके जानी है, दोबारा सुन लें, सादा सी बात। P&L में जाने इसका 9/12,
और पी एंड एल अगले साल वाले में जाना है इसका 3/12, इसका 9। बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये जरा थोड़ा सा मेरे से इंटरेस्ट ले। बैलेंस शीट में जाएगा 343 प्लस 36 का 9/12, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 343 प्लस। दूसरे साल की बैलेंस शीट मेरा मशवरा था शॉर्टकट तरीके से बना लेते। 31 मार्च 23 का कैरी डाउन तो दिया हुआ था, तो इसमें 9 महीने की प्रोविजन और डाल देते, जैसे इसमें अभी डाली थी इस 343 में, तो मेरा ख्याल था अगले साल की बैलेंस शीट ज्यादा आसानी से बन जाती अगर हम 379 प्लस 40 इंटू 9/12 लिख देते। मेरे ख्याल से शायद इसी तरह हमने भी बनाई होगी। अगले जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं, कमाल हो गए, तो पी एंड एल बैलेंस शीट रिवाइज होगी और जनरल एंट्रीज इधर दी हुई है। मैं तो सुबह से लगा हुआ पी एंड एल बैलेंस शीट पी, तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट ना पड़े, इसी तरह होता है, रिवीजन हो जाती है। हाँ जी सर, अगर जनरल एंट्रीज में जो अमाउंट आ रही है हमने किसी और तरीके से निकाली हुई है, अमाउंट नहीं आ रहा, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, जैसे मर्जी निकालें, ठीक है जाएं। वर्किंग में नंबर तो नहीं काटा नहीं तो सर वो